हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम हैलोजिनेशन, जो एल्केन में हैलोजिनेशन करवाते हैं उसकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि हैलोजिनेशन की तरफ एल्केन्स की रिएक्टिविटी किस तरह से एक्सप्लेन की जाती है। ओके, लास्ट क्लास में हमने एल्केन के हैलोजिनेशन वाले रिएक्शंस देखी थी, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरिनेशन, आयोडीनेशन वगैरह, वो सारी देखी थी। आज हमें देखना है कि यहाँ पे जो हैलोजिनेशन एल्केन्स की जो रिएक्टिविटी होती है हैलोजन की टुवर्ड्स, वो किस तरह से होती है। ओके, तो फर्स्ट हमें रिएक्टिविटी समझने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्लियर करना। ओके, तो रिएक्टिविटी को हम बहुत सारे पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की ऊष्मा क्या होती है। उसके बेसिस पे हमें रिएक्टिविटी, एल्केन्स की रिएक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो हीट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, देखो अगर मैं क्लोरीनेशन के लिए बात करूं, ठीक है, क्लोरीनेशन के लिए बात करूं तो यहाँ पे अगर कंप्लीट रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, एक लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था क्लोरीनेशन, उसमें ये था कि हमने मीथेन की रिएक्शन करवाई थी क्लोरीन गैस के साथ। ओके, तो वहां पे हमने देखा था कि मीथेन में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 104, और क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी होती है 58। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि मैं मीथेन और क्लोरीन की रिएक्शन करवाती हूँ तो उससे क्या मिलता है, हमें एक हेलो एल्केन मिलता है। यहाँ पर एक हेलो एल्केन मिलता है, ठीक है, क्लोरोमीथेन। अब ये क्लोरोमीथेन में जो C और L के बीच में, यहाँ तो फर्स्ट देखो यहाँ किसके बीच में है, C और H के बीच में जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी 104 है, पर रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है उसमें क्या बॉन्ड बना है, अभी C और Cl के बीच में जो बॉन्ड बना है उसकी एनर्जी जो है वो 84 है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, और जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बना है वो है HCl। HCl में जो H और Cl के बीच में बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, 103। तो ओवरऑल किसी स्टेप के जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसकी बात ना करके हम ओवरऑल पूरे कंप्लीट रिएक्शन की बात करें तो वो यहाँ पे होगी, देखो रिएक्टेंट्स यहाँ पे कितने हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों रिएक्टेंट की अगर एनर्जी ऐड कर दे हम तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो जाएगी जो कितनी है, 162 किलो कैलोरी पर मोल है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी, प्रोडक्ट में जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी की बात करते हैं तो उनको भी एडअप कर देंगे। यहाँ तो देखो ये तो क्या होगा, जो बॉन्ड एनर्जी है वो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी की तरह हम यूज करेंगे, और प्रोडक्ट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहां पे कुछ बॉन्ड फॉर्म होंगे प्रोडक्ट में, तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वहां पर हम उसे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी की तरह यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट की बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी टोटल कितनी होगी, 187। ओके, अब यहाँ पे ये है 187 हम यहाँ पे करेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी और प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी थी, उन दोनों को हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो वो आएगा हमारा ये कुछ 187 और ये 162 होगा, ये 162। ओके, तो ये हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट, हाँ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे हम यहाँ पे। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी, रिएक्टेंट की एनर्जी हमारे पास आई थी 162। ओके, और ये प्रोडक्ट की एनर्जी थी हमारे पास 187। तो अब ये एनर्जी कितनी है, डिफरेंस कितना आया, -25, यानी कि स्टार्टिंग में तो थी एनर्जी 162 और प्रोडक्ट बनने के बाद जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी है वो 187 हुई, और जिसका डिफरेंस कितना आया है, -25। अब माइनस में आया है यानी कि यहाँ से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी इस दौरान क्या होती है, पूरी रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पूरी रिएक्शन के दौरान जब एनर्जी रिलीज हुई है तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये पूरी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और अगर आपको यहाँ से नहीं क्लियर हो रहा तो सिंपल, अगर आप मेन प्रोडक्ट की ही बात करें, जैसे कि मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, हमें तो एल्केन से हेलो एल्केन बनाना था, ठीक है। तो एल्केन से जब आप हेलो एल्केन बनाते तो एल्केन में तो ये क्या था, 104 था, ठीक है, एल्केन में तो 104 था, ये CH, और यहाँ पे कितना हो गया है, यहाँ पे
CH3Cl बॉन्ड हो गया है 84। तो यहाँ से 104 से ये कमी आई है, मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन के दौरान जो है कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो चुकी है। ओके, तो ये जो रिलीज होगी अगर रिएक्शन के दौरान हमारी एनर्जी, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है? ओके, नाउ केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट द्वारा अब्सॉर्ब की गई हीट ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन है, हमने समझ तो लिया कि हीट ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर हीट ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन अगर आपको देनी हो तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसके द्वारा अब्सॉर्ब की गई और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स द्वारा इमिट की गई हीट को हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब्सॉर्ब की गई और इमिट की गई रिएक्शन को हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ओके, ना सेकेंड पॉइंट यहाँ पे रिएक्टिविटी को समझने के लिए क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कोई भी एल्केन है, रिएक्शन में कोई भी एल्केन है, उसकी रिएक्टिविटी कितनी होगी वो हम पता कर सकते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी से। ओके, तो देखते हैं हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी से आप किस तरह पता कर सकते हैं। तो पहले तो देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ऑर्गेनिक में इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को हम यहाँ पे कहेंगे कि वह मिनिमम एनर्जी जो रिएक्शन को कंप्लीट करने में आवश्यक हो और जो रिएक्टेंट की कोलिजन से मुक्त होती हो। ठीक है, रिएक्टेंट के आपस में कोलिजन से मुक्त हो, वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। मान लो कि ये आपने एक वेसल लिया है, ठीक है, इसमें आपने रिएक्टेंट डाल दिया है, इसमें आपने रिएक्टेंट डाल दिया है। ओके, अब यहाँ पे CH4 के बहुत सारे मॉलिक्यूल है और Cl के भी मॉलिक्यूल है, राइट। अब ये तो Cl तो क्या है? ये तो प्रकाशिक अभिक्रिया, ये तो रेडिकल बना देगा। ओके, पर क्या ये सिर्फ इनफ है? अब इसको रेडिकल बनाने के लिए भी रिएक्शन कहाँ से मिली है? आपने या तो प्रकाश दिया है या फिर हीट दी है, वो हीट मिली है। ठीक है, अब वो हीट अगर सफिशिएंट नहीं है तो क्या होता है? या तो उस हीट से या फिर जो रिएक्टेंट है सारे के सारे यहाँ पर वो आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। ठीक है, अब वो कोलाइड करने की वजह से जो एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज होती है, एक तो आपने हीट भी दी है आपने या फिर प्रकाश दिया है, दोनों चीजें दी है। ठीक है, पर उसके अलावा भी इस एनर्जी बैरियर को, यहाँ पे जो आपका डायग्राम में दिख रहा है ये एनर्जी बैरियर, इसको क्रॉस करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं यहाँ से, वो आपको कहाँ से मिल रही है? कोलिजन से भी मिल सकती है और आपको बाहर से भी देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये कोलिजन से या बाहर से जो आप एनर्जी एक्स्ट्रा देते हैं ये आपकी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए यूज में ली जाएगी। ओके, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन में ज्यादा है तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में उस रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी कम होगी। अगर एक्टिविटी क्या, ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो हम कहेंगे कि रिएक्टिविटी कम होगी। ओके, क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का क्या मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है, वो आसानी से नहीं हो रही है रिएक्शन, तो फिर उसकी रिएक्टिविटी ऑब्वियस बात है हम कहेंगे कि कम ही होगी। ठीक है, और अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ रही है तो हम कहेंगे कि रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी, मतलब कम ऊर्जा देकर भी आप आसानी से जो है वो रिएक्शन करवा सकते हैं। तो फर्स्ट जब हम बात करते हैं क्लोरीनेशन की, तो यहाँ देखो क्लोरीनेशन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 4 किलो कैलोरी है। ठीक है, और दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं आप ब्रोमिनेशन की, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी अगर ब्रोमिनेशन के लिए देखो तो 18 किलो कैलोरी है। तो यहाँ पे ज्यादा किसके लिए है एक्टिवेशन एनर्जी? ज्यादा है यहाँ पे ब्रोमिनेशन के लिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन है वो धीमी रिएक्शन है। लास्ट क्लास में भी मैंने जब दोनों रिएक्शन बताया था तो वहां पे एक स्टेटमेंट दिया था कि क्लोरीनेशन रिएक्शन ब्रोमिनेशन की तुलना में फास्ट होती है। फास्ट होने का एक रीजन क्या है? उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। किसकी? क्लोरीन की। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है क्लोरीनेशन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक्टिवेशन जो एनर्जी है क्लोरीनेशन के लिए वो 4 किलो कैलोरी पर मोल है, और वही जो ब्रोमिनेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है वो 18 किलो कैलोरी पर मोल है। तो ऑब्वियसली बात है ब्रोमिनेशन की रिएक्शन जो है वो स्लो होगी, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी है ब्रोमिनेशन में रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं उनकी रिएक्टिविटी कम है। ओके, नाउ यहाँ पे ठीक है,
ये तो एक्टिवेशन से रिलेटेड ही था, इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया। अब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, हमने पूरी ये रिएक्शन जो है लास्ट क्लास में देख ली है किस तरह से होती है। मीथेन की रिएक्शन जो है रेडिकल के साथ करवाते हैं हम, यहाँ पे क्लोराइड रेडिकल के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये HCl यहाँ पे बन जाता है फाइनली, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके जैसे ही आगे निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाता है बीच में इंटरमीडिएट CH3 रेडिकल, और ये HCl यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन आगे वापस से क्लोरीन के साथ होती है। यहाँ पे इस डायग्राम का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और उससे रिएक्शन किस तरह से अफेक्ट होती है वो बताना। पूरी रिएक्शन किस तरह से, उनकी मैकेनिज्म क्या है, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, चलो, तो एक्टिवेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया हो, और उससे रिलेटेड कि उससे किस तरह से रिएक्टिविटी कनेक्ट करती है वो क्लियर हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि चलो, ये तो मैंने बता दिया आपको कि ब्रोमिनेशन की एक्टिवेशन एनर्जी अधिक होती है, इसलिए क्लोरीनेशन की तुलना में ये धीमी गति से होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, एल्केन्स की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स। अगर आपको बताना है कि एक हैलोजिनेशन रिएक्शन में जिसमें एल्केन यूज हो रहा है कोई भी, वो एल्केन कितना रिएक्टिव होगा, ठीक है, उसको समझने के लिए उस रिएक्शन के दौरान बनने वाले ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट्स के बारे में नॉलेज होना भी जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये मीथेन है, ओके, जो रिएक्टेंट है हमारा, किसके साथ रिएक्शन हो रही है, हैलोजिनेशन करवा रहे हैं तो कोई हैलोजन ही है, उसका रेडिकल आया है, ठीक है। अगर ये पूरी रिएक्शन जो है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, अगर एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, अगर हमारी कोई रिएक्शन, ठीक है, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है तो उसमें हमेशा क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट ही बनेगी, ओके। और अगर वो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप या फिर 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, अगर रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है तो वहां पे इंटरमीडिएट बनेगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, ठीक है, वहां ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है, वहां इंटरमीडिएट भी बनता है। पर अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है तो वहां पे जो है ओनली ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और वो किस तरह से होता है, देखो, ये रिएक्शन बिल्कुल आपको देख के लग रहा होगा कि कुछ SN2 टाइप की रिएक्शन है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है। हालांकि ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, पर यहाँ पे एक स्टेप की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेप जो है एक ही है यहाँ पे रिएक्शन का, ओके। अब यहाँ पे बीच में जो है ये क्या होता है रिएक्शन के दौरान कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड धीरे धीरे टूटना शुरू होता है, और ये जो हैलोजन रेडिकल आया है इसके बीच में हाइड्रोजन का बॉन्ड बनना शुरू होता है। तो ये जो स्थिति होती है, ये जो बीच में बना है, यही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। और ट्रांजिशन स्टेट हमेशा जो है वो लीस्ट स्टेबल होता है। ट्रांजिशन स्टेट कैसा होता है, हमेशा लीस्ट स्टेबल होता है। इसको हम रिएक्शन मिक्सचर से जो है वो सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये लीस्ट स्टेबल होता है। और कब होता है, जब एक ही स्टेप की बात कर रहे हो तब हम उसमें ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं, ओके। नाउ ये है आपकी रिएक्शन, ये देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे डायग्राम में जो PE दे रखा है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब वही सेम रिएक्शन है, पर यहाँ पे सेम ही रिएक्शन में हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो हमने कर ली। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ट्रांजिशन स्टेट की, तो वो देखते हैं यहाँ पे जो बनता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने के बाद जो यहाँ पे एनर्जी बैरियर पर जो हमें बनता हुआ दिखता है, वो क्या बनता हुआ दिखता है, ये हमारा जो है वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये बहुत ही जल्दी जो है वो अपनी एनर्जी लूज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट वाला स्टेप समझ में आया। अब क्या करते हैं हम कि ये हमने जो हेलोजिनेशन वाली सारी रिएक्शंस पढ़ी है उसमें ऐसा तो हुआ नहीं है कि एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, वहां तो एक से ज्यादा स्टेप में हुई है या 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो उस ओवरऑल रिएक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया कि चलो यहाँ पे हमारा CH3 रेडिकल तक की बात हमने कर ली कि HS बन गया था और यहाँ पे
ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट बन गई थी यहाँ पे, जो हमने इससे पहले हमने एक्सप्लेन करी है, ठीक है। ये वाली ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बन गई थी। पर अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ट्रांजिशन स्टेट बन जाने के बाद जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट के रूप में क्या हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कोई एक रेडिकल बना है, ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे बीच में ये रेडिकल है। और रेडिकल क्या है, ये फ्री रेडिकल क्या है, एक तरह का इंटरमीडिएट है। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन के दौरान एक ट्रांजिशन स्टेट होने के बाद जो ये बनता है, ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट भी आगे रिएक्ट करेगा, ये एज इट इज तो रहेगा नहीं, ये स्टेबल है ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में, पर इतना भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आगे रिएक्ट करना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो क्या बनाना है, हमें तो चाहिए हेलो एल्केन, ठीक है। हमें कोई रेडिकल तो चाहिए नहीं कि हमने ये रिएक्शन HX प्राप्त करने के लिए तो की नहीं थी, हमने तो हेलो एल्केन प्राप्त करने के लिए की थी। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद जो रेडिकल बना है, ये अगेन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और अगेन जो है यहाँ पे दूसरी ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और फिर ये ट्रांजिशन स्टेट जो है अपनी एनर्जी लूज करके फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। फाइनली प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होती है। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी इसको नोटिस करेंगे, जो देखेंगे कि फर्स्ट जो ट्रांजिशन स्टेट थी उसकी एनर्जी सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट से हमेशा ज्यादा होती है। और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक क्या बना है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमेशा याद रखना कि दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में ऑलवेज एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता ही है, ओके। तो ये पूरी जो रिएक्शन हमने करवाई थी, जो लास्ट क्लास में हमने किया था हेलो CH4 की रिएक्शन, जो हमने Cl2 के साथ करा के CH3X और X का फॉर्मेशन कराया था, उसके लिए अगर आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाना हो, आपको क्या करना हो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाना हो कि इस रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ, तो उसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या बनेगा, ये, क्योंकि ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ही इस पूरी रिएक्शन के लिए एनर्जी को और उसमें बनने वाले इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट को एक्सप्लेन करता है। क्लियर ये चीज, ओके। अब ये तो पूरा इस रिएक्शन के बारे में हो गया, ओके। यहाँ पे मैंने अगेन कहा कि ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये इंटरमीडिएट बनता है जो कि फर्स्ट स्टेप में, जिसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में देखा है। अगेन फिर क्या होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट वापस से ये CH3 जो रेडिकल है वापस से हम रिएक्शन में देखते हैं कि ये इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये जब रिएक्ट करता है, ये इस तरह से यहाँ पे रिएक्ट करता है, ये तो यहाँ पे इस तरह से क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बनता हुआ दिखता है और दोनों क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड टूटता हुआ दिखता है। तो ये आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो क्या कौन सी होती है, सेकेंड वाली यहाँ पे, ठीक है। और फिर इस CH3 और यहाँ पे ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, इसके बीच में भी एक एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स टुवर्ड्स हैलोजन को समझने के लिए आपको 3 पॉइंट समझना जरूरी है। एक तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है क्लोरीनेशन वगैरह के लिए, ठीक है। आप हीट ऑफ रिएक्शन देख के भी बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और कौन सी स्लो होगी, ठीक है। इसके बाद जो है आप एनर्जी और एक्टिवेशन बता के कर सकते हैं कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। और इसके बाद जो है आप ट्रांजिशन स्टेट बता के भी कह सकते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होगी, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट कहाँ बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो है आपको कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, इंटरमीडिएट कहाँ बनेंगे। तो ओवरऑल जो है 3 पॉइंट समझने के बाद हमें एक रिएक्शन की, हेलोजिनेशन रिएक्शन की जो है वो ओवरऑल पिक्चर देखने को मिलती है कि जो एल्केन बेसिकली है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट बॉन्ड के एनर्जी पर, सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी पर, और थर्ड जो है इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट पर, ओके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके। थैंक यू।